हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX स्कूल में। हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें आधुनिक भारत की सीरीज हमने शुरू कर दी है। उसमें आज भाग 5 पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आप लोग शेयर करते रहिए, बस बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे इसको ख़त्म करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था और विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें केवल 2 सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कैसे? रॉबर्ट क्लाइव नहीं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था कब? 1774 में। लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। ये बात सही है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, पूछा है अब की बार है। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई। अच्छा, ये मजबूती से रखी गई जिस पर ऊपरी संरचना कार्नवालिस ने शुरू की। ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय किसको जाता है? क्लाइव को। ये भी बात सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। तो ये बात सही है क्या? नहीं, ये बात गलत है। और ये लास्ट है, लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। ये बात सही है। तो ऑप्शन सी इसमें सही नहीं है। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी ने अपना जो है ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाई थी, है ना, व्यवगत का सिद्धांत। उसमें उसमें जो है 1848 में सतारा, 49 में जैतपुर संबलपुर, 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी और 54 में नागपुर, उसने ये सब मिलाए थे। ठीक है, अगला देखते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का नवाब या बंगाल गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था इसमें? वारेन हेस्टिंग। जब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई ना, कब हुई थी? 1784 में हुई थी। तो याद रखना, ये भी पूछा जाता है एशियाटिक सोसाइटी की, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई, ये भी पूछा जाता है। और किसके समय पे? हेस्टिंग के समय पे हुई थी। ठीक है, अगला देखते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति या रिंग ऑफ फेंस, कई नाम है इसके, किसने शुरू की थी? ये शुरू की थी किसने? बताओ आप लोग। ऑप्शन, हाँ यस बिल्कुल, ए वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स के समय पे ही सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति शुरू की गई थी। क्या थी ये सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति? मतलब क्या है कि अंग्रेजों ने ये नीति शुरू की, इसने हेस्टिंग ने, कि जो भारत के जो वो थे ना, रियासतें थीं, उनको बोला कि हम आपको, आप अपनी सेना हटा दो, हम आपको अपनी सेना प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो सेना का खर्चा आप दोगे। इसकी शुरुआत की बात करें तो ये डुप्ले के समय में, डुप्ले ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था, डुप्ले ने। और उसके बाद ये आगे बढ़ती चली गई। फिर इसने, वारेन हेस्टिंग ने इसको बड़े सुनियोजित तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से इसको शुरू किया था। चलो, निम्नलिखित में से किसमें बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? अब देखो, ये पूछा था समाप्त किया, किसने समाप्त किया? समाप्त बता देता हूँ पहले। तो यही था, वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की दोहरी प्रशासन को समाप्त कर दिया। उसने उसका बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लिया। आपने देखा था ना, मैं बताया था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों स्टेट की जो है जो रेवेन्यू इकट्ठा करने का अधिकार किसको दे दिया? उनके नवाबों को दे दिया था। और इनका सुरक्षा का और बाकी अधिकार अपने हाथ में ले लिए। तो इसको बोलते हैं ड्वार्की, यानी दुशासन, ये डुअल गवर्नमेंट, है ना। तो इसको समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने। और शुरू की बात करें तो शुरू किसने किया था? इसको क्लाइव ने शुरू किया था। किसने? क्लाइव ने शुरू किया था। कब? 1700, हाँ यस, 65 में अवध के साथ जो शुरू किया था। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो महाभियोग किस पर चलाया गया था? यही है, वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया। लेकिन फिर इसमें कहाँ पे चलेगा महाभियोग भाई? ब्रिटिश संसद में चलेगा, वहीं से आ रहे थे ना नियुक्त होके। तो ब्रिटिश संसद में महाभियोग चला गया, लेकिन इसको बरी कर दिया गया था लास्ट में। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने की थी? कार्नवालिस ने। भारत में दीवानी फौजदारी न्यायालयों का स्थापना, उनको सही से चलाना, ये सब कार्नवालिस ने इन्हीं की शुरुआत की थी। हालांकि इसकी शुरुआत तो वारेन हेस्टिंग ने की थी, लेकिन इनको सही व्यवस्थित सुव्यवस्थित चलाया था इसने कार्नवालिस ने। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की कौन सी, ये ज़्यादा क्लिष्ट हिंदी हो जाएगी, कोवेंटेड, ये समझ लो आप, सिविल सर्विस ऑफ इंडिया, जो सिविल सेवा है ना भारत की, उसका सृजन
और जो कालांतर में भारतीय मतलब आज जो अभी अभी यूपीएससी है ना, उसका सृजन किसने किया था, स्टार्टिंग किसने किया था, ये भी कार्नवालिस ने किया था। कार्नवालिस ने बहुत इंपॉर्टेंट कामों के लिए जाना जाता है। कार्नवालिस ने ही भारत में सिविल सर्विस की शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन इतना याद रख लो, ठीक है। अगला देखते हैं, कार्नवालिस की कब्र कहाँ पे है। तो ये क्या है, कार्नवालिस 1805 में, कहाँ पे, 1805 में ये मर गया था, कहाँ, गाजीपुर में। तो वहीं पे इसकी गाजीपुर में ही कब्र बनाई गई है, तो गाजीपुर में इसकी कब्र है। ओके, चलो 1802 की बसीन की संधि। बसीन की संधि किसके साथ हुई थी, अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय, मराठा था ना बाजीराव द्वितीय, उसके साथ बसीन की संधि हुई थी। अगला देखते हैं, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं नहीं था। कौन सा इसमें से लागू नहीं था, देखो चलो पढ़ लेते हैं। दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये तो बिल्कुल था, इसमें था। भारत को नेपोलियन खतरे से बचाना, ये भी था। कंपनी के लिए एक नियमित आय प्रबंध करना, ये नहीं था, यानी कि सी वाला गलत है। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये भी बात थी। ये सब के लिए तो की गई थी ये सहायक संधि, तो इसमें सी वाला, सी वाला हमारा कौन सा, सी वाला राइट ऑप्शन है, ये नहीं था, ठीक है, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, लॉर्ड बेलेजी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार, पहला मराठा सरदार। अब देखो मराठा सरदार पूछा है तो कौन हो जाएगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय। इसने पहली बार इसको कब, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने इसने सहायक संधि को स्वीकार किया था, ठीक है। अगला देखते हैं, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था। देखो अब इसमें क्लिष्ट है थोड़ा सा, इसमें है उत्तर तो इसका अवध का नवाब है। क्यों, सहायक संधि बोली है, ये नहीं बोली कि वेलेजली की सहायक संधि। इसमें दो चीज़ हैं, सहायक संधि बोले तो अवध, अवध में पहले, क्यों, 1765 में जब क्लाइव ने शुरू की सहायक संधि तो सबसे पहले अवध के नवाब ने स्वीकार की थी। अच्छा, उसके बाद में अगर क्लाइव उसकी बात करें वेलेजली की, तो वेलेजली को हैदराबाद के निजामों ने सबसे पहले ग्रहण किया था। ये ध्यान रखना, अगर पूछे क्लाइव की, क्लाइव मतलब कोई भी पूछे यार ऐसे ही बोल दे सहायक संधि किसने स्वीकार की, तो अवध ने। लेकिन बोले वेलेजली की सहायक संधि तो है हैदराबाद, ठीक है। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की, तो किसने नहीं की, इंदौर के होलकर राज्य ने। इंदौर के जो होलकर थे उन्होंने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। बाकी सहायक संधि मैंने बता दिया आपको कब कब, वेलेजली की सहायक संधि किस किसने कब कब स्वीकार की, थोड़ा देख लीजिए। देखो सबसे पहले हैदराबाद ने 1798 में, वेलेजली की बात कर रहा हूँ, 1798 में हैदराबाद ने। फिर मैसूर ने 1799 में, और 1799 में तंजौर ने भी। अवध की बात आती है, अवध ने कब की, 1801 में, अवध ने 1801 में। पेशवा ने 1802 में भी बताया मैंने, 1802 में पेशवाओं ने कर ली थी। और बरार के भोंसले ने 1803 में, और सिंधियाओं ने भी 1804 में कर ली थी। बाकी जयपुर, जोधपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर सब ने की थी, लेकिन होलकरों ने नहीं की थी। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ वह था, मतलब आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था ये आपको बताना है, किसके, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स नहीं है, याद रखना, लॉर्ड हेस्टिंग्स। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स काल में हुआ। तो हेस्टिंग्स, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स का काल कब तक है, 1813 से लेकर 1823 तक है। और आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ कब है, ये हुआ है 1814 से लेकर 16 तक चला। और 16 में ही मतलब 1815 में ही क्या एक संधि होती है, कौन सी, सुगौली की संधि, उसी से इस युद्ध को समाप्त किया जाता है। और लेकिन इसको लागू होती 15 में, 1815 में, लेकिन इसको लागू कब किया जाता है, 1816 में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है पूछा है। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध पढ़ा था हमने, बिल्कुल सही है। और लॉर्ड हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स ने आंग्ल नेपाल युद्ध, सही है, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, सही है क्या, हाँ बिल्कुल सही है, रिकॉल कर लो आप। कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, नहीं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कार्नवालिस नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स था। तो ये हमारा डी वाला इसमें गलत है, तो ये गलती बताना था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कौन था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में, हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन नहीं था, लॉर्ड हेस्टिंग्स था। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर बने, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो गवर्नर ने 1820 से 27 के बीच टॉमस मुनरो को मद्रास का गवर्नर बनाया गया, है ना, इन्होंने ही। अब याद रखना, टॉमस मुनरो और एक कैप्टन रीड, इन दोनों ने मिलकर रैयतवाड़ी व्यवस्था चलाई थी, कहाँ पे, मद्रास में। सर्वप्रथम तमिलनाडु के 12 महल में इसको शुरू किया, आगे फिर ये मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, और बाद में क्या है ये आगे भी फैल गई थी, मुंबई और उसमें कलकत्ता में, सब में ज़्यादा फैली थी। तो कौन है, टॉमस मुनरो, 20 से 27 का कार्यकाल है इनका, ठीक है। तथाकथित कुशासन के आधार पर
किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन में मिला दिया था? मैसूर को किसने मिलाया था? तो भाई मैसूर को कब मिलाया है? 1800 कितने में? 34 में मिलाया, 1834 में मिलाया। तो कौन था गवर्नर जनरल? 33 में कौन आया है? विलियम बेंटिंग आया भाई, विलियम बेंटिंग था। कब मिलाया इसको? 1834 में। 1834 में मैसूर को और कुर्ग कछार को अपने रियासत में इन्होंने किसने मिलाया था? विलियम बेंटिंग ने इसको मिला लिया था। ठीक है, चलो, मतलब कुशासन का आरोप लगा के अवध को भी कुशासन के आधार पर मिलाया था। ठीक है, अगला देखते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मराठा मैसूर युद्ध से संबंध है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध अभी बताया ना, कौन है, कौन था, कौन कौन बताओ आप लोग। हाँ, कौन है बताओ, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही। कौन है? ऑप्शन बी, कॉर्नवालिस। ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस। कहते क्या है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, मराठा नहीं है, आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध है तृतीय को किसके साथ? कॉर्नवालिस था उस टाइम पे। पढ़ाया था मैंने, ये सब पढ़ाया, आप याद रखना। और नहीं समझ में आ रहा दोबारा देख लो उसको। ठगों के दमन के लिए निम्न में से कौन संबंध था? कौन? कर्नल स्लीमैन। कर्नल स्लीमैन ठगों के दमन के लिए विख्यात है। ठगी के लिए, ठगों के दमन के लिए ना विलियम बेंटिंग ने कैप्टन स्लीमैन या कर्नल स्लीमैन को कहाँ ठगों के दमन के लिए नियुक्त किया था। इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों का निर्यात को रोक दिया गया? दासों के निर्यात पर रोक लगाई कब? याद रखना, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब? 1789 में। 1789 में ये घोषणा की गई कि अब बंगाल में दासों का निर्यात नहीं किया जाएगा। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किस रीति से हुआ था? मैंने बताया था ना, अब कुशासन के आधार पर। और किसका हुआ? मैसूर, उसका भी हुआ था, अभी पढ़ रहे थे ना। किसका? कौन सी जगह का किया था? मैसूर का भी कुशासन के आधार पर, और अवध का भी कुशासन के आधार पर हमने देख लिया कि भाई इसका विलय हुआ था कुशासन के आधार पर। ठीक है, तो कब हुआ था? ये डलहौजी के काम में ही हुआ है। और डलहौजी ने इसको 1856 में, याद रखना, 1856 में डलहौजी ने इसको कुशासन के आधार पर अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया था। बाकी सतारा 48 में, 1848, जैतपुर संबल 49 में, बघात 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, करौली 1855 और 56 में अवध। ठीक है, जेम्स एंड्रू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? जेम्स एंड्रू रैमजे, किसका था? डलहौजी का नाम था ये, डलहौजी का। किसका? डलहौजी का नाम था। ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचने समझने की बात नहीं है। अगला देखते हैं, 1848 से 54 तक रहा है भारत में। अच्छा, द्वैत शासन, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय कब की गई थी और किसके काल में? तो किसका काल था? एलन बरो का काल था। कब था एलन बरो? कब से था एलन बरो? था 43 से। तो सिंध विजय 1843 में की गई। कब की गई? 1843 में सिंध विजय की गई, 1843 में। और इसका काल कौन का है? एलन बरो का। एलन बरो काल कब है? 1842 से लेकर 44 तक। एलन बरो का काल 1842 से 44 तक, और उसी समय पर 1843 में सिंध को ब्रिटिश राज्य में मिला दिया गया। और ये इसके कब हुआ था? ये प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के बाद ये काम किया गया था। अफगानों के साथ युद्ध हुआ अंग्रेजों का, और इसको मिला लिया अपने साम्राज्य में। ठीक है, एक ये है, ये बता दिया था वैसे मैं आपको। द्वैत शासन का जनक कौन था? क्लाइव था, जनक क्लाइव। वही 1765 में अवध के साथ किया गया था, और ख़त्म किया किसने? हेस्टिंग्स ने। चलो, तो ये हमारा लेक्चर था। आप लोग शेयर करते रहिए, लोगों को बताइए, सब्सक्राइब थोड़ा बढ़वाइए। ओके, बाकी मैं ऐसे बढ़िया तरह से आपको हर चीज़, आप प्रीवियस ईयर देख लेना, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन PCS लेवल तक का भी। चलो, बाकी आपकी मर्जी। ओके, थैंक यू सो मच।